नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बंगला बगीचे का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। आज जो वॉइस ऑफ एमपी की टीम एक बड़ा खुलासा करने जा रही है बंगला बगीचे को लेकर। ये खुलासा सरकारी मशीनरी को लेकर है कि किस तरह से जो बंगला बगीचे के नाम पर जो है यहाँ के रहवासी और बंगला बगीचों के साथ जो छल किया है, किस तरह का ये छल, उसे लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। उनसे जानेंगे और पूछेंगे। मुस्तफा जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। इस पूरे छल से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बंगला बगीचा मुद्दा किस तरह का मुद्दा है और क्या ये मेन मुद्दा है? देखिए नवीन, जैसा आपने कहा कि आज आप एक बड़ा खुलासा करने वाले, बिल्कुल हम बंगला बगीचे पे बड़ा खुलासा करेंगे। इसकी परत दर परत खोलेंगे और दर्शकों को ये भी बताएंगे कि कितने बड़े पैमाने पे सरकारी मशीनरी ने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक दिलीप सिंह परिहार हो, चाहे उस समय के विधायक और अभी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हो, या उस समय के विधायक कैलाश चावला हो, सांसद सुधीर गुप्ता हो, राकेश पप्पू जैन की पूरी परिषद हो, कितने बड़े पैमाने पे सरकारी तंत्र ने दगा किया है और कितने बड़े पैमाने पे बंगला बगीचे वालों के साथ छल किया है। लेकिन आपने जो सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि आखिर ये समस्या उपजी कहाँ से, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक शहर बसा जिसमें अंग्रेज़ रहते थे, कैंटोनमेंट एरिया था। अंग्रेज़ आज़ादी के बाद देश छोड़ के चले गए, ये शहर छोड़ के चले गए। यहाँ के जो बंगले थे, जो ज़मीनें थी, वो ज़मीनें वो अपने चाहने वालों को बेच गए। अधिकांश के पास उन बंगलों की रजिस्ट्रियाँ है, मालिकाना हक है। जो बगीचे थे, बाद में उन बगीचों को नगर पालिका ने लीज़ पे दिया और कई बगीचे ऐसे जिसमें लोग 50 साल, 60 साल और 70 साल से काबिज़ हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक इसके अंदर ट्विस्ट आया और उसके बाद इस पे रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई, फिर चालू कर दी गई, फिर बंद कर दी गई और आखिर करते करते 1994 में जब मनु श्रीवास्तव यहाँ पे एसडीएम हुआ करते थे, उस समय बंगला बगीचों को लेकर सरकार ने काफ़ी सख्ती दिखाई और निर्माण अनुमति, नामांतरण तमाम बंद कर दिए गए। और उसके बाद 2009 में जब कलेक्टर संजय गोयल थे, तब धारा 102(3) के तहत अधिग्रहण का आदेश निकाला गया और रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई, निर्माण बंद कर दिए गए। तब से अब तक सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में बंद है। लेकिन आप खुद भी फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता होगा कि बंगला बगीचे में बंद कुछ भी नहीं है, सब कुछ चालू है। आज एक बात बताइए, हम बात कर लेते हैं, नगर पालिका के अफसरों को बुला लेते हैं कि आप बताइए कि 2009 की यदि को अगर आइडियल माना जाए, जब संजय गोयल ने रोक लगाई थी, उसके बाद से बंगले बगीचों में कितने मकान बने? सैकड़ों बन गए। और यदि आप 40 साल पहले की बात करेंगे, तब की स्थिति और आज की स्थिति, उस समय बंगला बगीचे में 10% निर्माण थे, आज की तारीख में 100% निर्माण हो गए। तो आप मेरे को ये बात बता दीजिए, समझा दीजिए कि जब सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ बंद था, तो फिर ज़मीन पे ये काम कैसे हो रहा था? जब बंगला बगीचे में एक समय ऐसा था जब निर्माण अनुमति नहीं थी, नामांतरण नहीं था, बिजली कनेक्शन नहीं था, तो फिर बंगलों में लाइटें कैसे जल रही थी, फिर नलों में पानी कैसे आ रहा था? तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी ट्रांसपेरेंसी हुई या बेईमानी हुई। बंगले बगीचे में जमकर चांदी काटी गई और ये चांदी काटी सरकारी तंत्र ने, सरकारी अफसरों ने, कि रोक के नाम पर बंगले बगीचे वालों को लूटा गया, ठगा गया। और एक इतना ही बड़े छल पे आज हम बात करने के लिए यहाँ खड़े हैं कि कितने बड़े पैमाने पे पब्लिक, तो पब्लिक जो सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, उनको भी इस सरकारी मशीनरी ने कितने बड़े पैमाने पे गुमराह किया। मुस्तफा, किस तरह का ये जो गुमराह जो यहाँ के रहवासियों को था, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या, किस तरह से जो बड़ी चारागाह यहाँ के अधिकारियों ने बना रखा था, किस तरह से खुलेआम लूट मची हुई थी, और जो अब हम खुलासा करने जा रहे हैं, क्या खुलासा है पूरा, आप बताएं। देखिए नवीन, बंगले बगीचे के अंदर आज करीब 60 से 70 हज़ार लोग निवास करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड को सही माना जाए तो 16,500 मकान
इसमें बने हुए हैं, आवेदक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 40 साल से ये सरकारी तंत्र के लोग कितने बड़े पैमाने पर चांदी काट रहे थे। क्या इसमें नल देने के नाम पे पैसे नहीं लिए जा रहे थे, बिजली के नाम पे पैसे नहीं दिए जा रहे थे? निर्माण अगर कोई कर रहा था तो नगर पालिका का इंजीनियर खड़ा था, वो जाके बात कर रहा था क्यों निर्माण कैसे हो रहा है, 25,000 50,000 1 लाख रुपए लिए निर्माण बदस्तूर जारी है। तो आखिर 40 साल में कितने बड़े पैमाने पे लूटी, यह जांच का विषय है। जैसा कि हमने पहले कहा कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जिस खुलासे की आप बात कर रहे हो वो बहुत चौंकाने वाली बात है कि देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान सीएम बने और उन्होंने ये वादा किया कि मैं बंगला बगीचे की समस्या का संपूर्ण हल निकालूंगा, उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया और उसके प्रेसिडेंट जयंत मलैया थे। उसमें तब उस समय के प्रभारी मंत्री दीपक जोशी थे, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता थे, नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह थी और पारस जैन उसमें थे, चूँकि उज्जैन के हैं वो। तो कुल मिला के इस पूरे मामले के अंदर जो बात सामने आई वो ये, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रूपरेखा बनाई। उस रूपरेखा के आधार पे उस समय नीमच कलेक्टर नंद कुमारम को ये कहा गया कि आप इस पूरे मामले के अंदर अपना प्रतिवेदन भेजें। कलेक्टर नंद कुमारम को ज़माना जानता है, डेड ऑनेस्ट थे। उन्होंने आम जनता की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर उनसे मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने नगर पालिका के अंदर 3 महीने तक दावे आपत्ति बुलवाए और वहाँ पर उस प्रस्ताव का मसौदा तैयार करवाया। उस मसौदे को परिषद की बैठक में रखा गया जिसमें 40 पार्षदों ने थम्पिंग मेजोरिटी से उसको पास किया। उसके बाद उस समय के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, कैलाश चावला, दिलीप सिंह परिहार और सांसद सुधीर गुप्ता ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और वो प्रस्ताव कलेक्टर नंद कुमारम के माध्यम से राज्य शासन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में भेजा गया। वहाँ पर उसको लॉ डिपार्टमेंट की राय के लिए भेजा गया। लॉ डिपार्टमेंट ने 13 पेज की उस पर अपनी टीप लगाई और कहा कि यह प्रस्ताव बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। उसको उस समय के सबसे ताकतवर प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल, जो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के पीएस थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को पढ़ा और हरी झंडी दी उस ड्राफ्ट को, और वो प्रस्ताव पारित हुआ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। उसके बाद वो कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दी और मई 2017 को 26 पेज का बंगला बगीचा को लेके गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसको यदि पढ़ा जाए तो बंगला बगीचे का संपूर्ण हल है। लेकिन जब वो गज़ट नोटिफिकेशन यहाँ आया तो यहाँ पर चूँकि ये समस्या पूरी हल हो जाती, इसलिए नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों ने षड्यंत्र किया। उस गज़ट नोटिफिकेशन के अपने अर्थ निकाले। उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था कि पंजीकृत वैध दस्तावेज़ के अंदर रजिस्ट्री भी आती है, हिबानामा भी आता है, हिंदू यादी बंटवारा भी आता है। नगर पालिका के इन बेईमान कर्मचारियों ने जो सालों से चांदी काट रहे थे बंगला बगीचे में, इन लोगों ने इस पूरे मामले के अंदर गलत इंटरप्रिटेशन किया और ये कहा कि ये जो मामला है इसमें केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज ही मान्य, यानी कि रजिस्ट्री। अब आप ये बताइए, जवाहर नगर, शास्त्री नगर के अंदर जब कोई व्यक्ति अपना यादी बंटवारा लेकर जाता है तो नगर पालिका अगर यदि वो 5 रुपये के स्टाम्प पे, 10 रुपये के स्टाम्प पे, तो नगर पालिका उसको डीआर ऑफिस भेजती है, वहाँ उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है। हिबानामा 10 रुपये के स्टाम्प पे है, यदि वो जवाहर नगर, शास्त्री नगर का है तो उसको आप डीआर ऑफिस भेजते हो, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगवाते हो और वो वैध हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है और आप उसका नामांतरण कर देते हो, निर्माण अनुमति देते हो। लेकिन बंगला बगीचा का मामले में इन नगर पालिका के कर्मचारियों ने ये कह दिया कि ये केवल रजिस्ट्री ही इसमें मान्य है
दूसरा दस्तावेज मान्य नहीं है। इस पूरे मामले का खुलासा चूँकि लोगों ने गज़ट पढ़ा नहीं, ध्यान दिया नहीं, बात की नहीं, जब हिब्बानामा और हिंदू यादी बंटवारा सुप्रीम कोर्ट में मान्य है, हिंदुस्तान की हर कोर्ट उसको जायज़ मानती है, तो आप ये बताइए कि नगर पालिका बंगला बगीचे के अंदर हिब्बानामा और यादी बंटवारे को क्यों मान्य नहीं करेगी? क्या सरकार ने अवैध करार दिया, कोर्ट ने अवैध करार दिया, कानून ने अवैध करार दिया? लेकिन नगर पालिका के इन बेईमान कर्मचारी और अधिकारियों की टीम ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया, वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया, जो उस समय के जो व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे, जो एसडीएम थे, उनको, उस समय के कलेक्टर को, और ये कहा कि नहीं इसमें तो खाली रजिस्ट्री है। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण मामले पे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इतना बड़ा फैसला सरकार से करवाया था, उसके बावजूद नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार के पुतले जले, जबकि उस प्रस्ताव में समूचा हल निकाला गया था। तो जब समूचा हल निकाल दिया गया था तो उसके बाद इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके इस मामले को उलझाया गया। लेकिन अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले पर से पर्दा उठ गया है। सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है कि कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी नीमच में हुई है, कितने बड़े पैमाने पे चांदी काटने के लिए, इस समस्या को उलझाने के लिए कितना बड़ा बेईमानी का खेल यहाँ खेला गया। 40 साल से जो बदस्तूर जारी है और आगे भी जो है उसको जारी रखने के लिए जो सरकार ने समुचित हल निकाला था उसको उल्टा कर दिया, उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, उसको उलझा दिया, जिसका परिणाम ये है कि आज विधायक दिलीप सिंह परिहार हो या कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हो या सांसद सुधीर गुप्ता या राकेश पप्पू जैन हो, जिनको चौराहे चौराहे पे जिनका स्वागत होना था, मालाएं पहनाई जानी थी, उनके पुतले इन कर्मचारियों ने जलवा दिए और ये कह दिया कि ये तो अधूरा हल है, ये तो पूरा हल नहीं है। पब्लिक ने कहाँ पढ़ा गज़ट नोटिफिकेशन? अभी शहर में आम मुनादी करा दी जाए तो आपको एक बात बता दूं कि मुश्किल से 4 लोग भी ऐसे मिलेंगे इस पूरे मामले के अंदर, समुचित मामले के अंदर नगर पालिका के, अगर शहर में आम मुनादी कर ली जाए और ये पूछा जाए कि कितने लोगों ने ये गज़ट नोटिफिकेशन पढ़ा, तो मुश्किल से 20 लोग भी शहर के नहीं होंगे जिन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। तो जब लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो लोगों ने कैसे मान लिया? जैसा इन नगर पालिका के लोगों ने बताया ऐसा पब्लिक ने मान लिया, ऐसा ही कलेक्ट्रेट के अफसरों ने मान लिया, क्योंकि हर आदमी बंगला बगीचे से डरा हुआ है। तो कौन इसमें हाथ डाले, कौन इसके अंदर अपना गर्दन फंसाए? इसलिए जैसा इन लोगों ने ज्ञान बांटा ऐसा मान लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो समुचित हल शिवराज सरकार ने निकाल दिया था उस कहानी को इन्होंने फिर उलझा दिया, इसलिए कि बहुत अच्छा हुआ, चलो ये काम फंस गया। मुस्तफा जी, क्या माना जाए कि कुल मिला के जो अधिकारियों ने उनकी दुकान चलाने के लिए इस तरह के इस प्रस्ताव को जो है जनता तक नहीं बताया, क्योंकि एक जो पॉइंट आपने बताया कि हिब्बानामा और जो हिंदूवादी बंटवारा जो पॉइंट इसमें थे और वो छुपा के रखे, क्या दुकान के लिए, एक दुकान चलाने के लिए जिस तरह के आरोप बिल्कुल चांदी काटने के लिए, इस समस्या को हमेशा से उलझाने के लिए शिवराज सरकार ने समुचित हल निकाला था, लेकिन उसको इन्होंने उलझाया। लेकिन अब हाई लेवल पे इस पूरे मामले का, इस षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है और निश्चित तौर पे शिवराज सरकार, उनके नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और हमारे क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, इन तमाम लोगों की जानकारी में मामला जा चुका है। ख़ास तौर पे नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के जानकारी में मामला जा चुका है। तो लगता है कि सरकार के स्तर पे एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस पूरे मामले में जितना बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हुआ था और सरकार के हल को उलझाया गया, उस मामले में भी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस समस्या का समुचित समाधान हो जाएगा और जितने हज़ारों लोग जो इस मामले में पेंडिंग है, जिनके पट्टानामा जारी नहीं हो रहे, उसमें भारी तेज़ी आ सकती है और नए सिरे से ज़िला प्रशासन इस पूरे मामले की स्क्रूटनी करके शासन के निर्देश
के अनुसार बंगला बगीचे के अंदर व्यवस्थापन का काम शुरू कर सकता है। तो क्या एक बड़ी गाज जो है नगर पालिका के जमे हुए अधिकारी जो सालों से उन पर गिर सकती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल गिरेगी और गिरनी ही चाहिए। जो लोग यहाँ बरसों से चांदी काट रहे हैं, जिनकी नियुक्ति नीमच में भी रिटायर्ड भी यहीं से होने की कसम खा रखी है उन्होंने, तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे ट्रांसफ़र होते इनके क्यों नहीं होते? क्या रीज़न है? और इन लोगों ने ही ये पूरा षड्यंत्र किया है और इन लोगों पे गाज गिरनी चाहिए और गिरेगी। और सरकार की पैनी निगाह है। शिवराज सिंह सीएम जो है वो इस पूरे मामले की वो खुद भी इसको संज्ञान में लेके मॉनिटरिंग करके इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है एक तरह से। बंगला बगीचे के नाम पे लूट की जो दुकान खोली गई थी यहाँ पे, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमने पहले भी कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, कितने बड़े पैमाने पे आम लोगों को ठगा गया बंगला बगीचे। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, और आज जो हमारी टीम में एक बंगला बगीचे मुद्दे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह जो यहाँ पर जमे सालों से जमे अधिकारियों ने जो है बंगला बगीचे जो एक दुकान चला रखी थी, और जो एक गजट नोटिफिकेशन जो सरकार ने जारी किया था उसमें जो कई मुख्य बिंदु थे, उन बिंदुओं में से सिर्फ रजिस्ट्री का एक बिंदु उन्होंने उजागर किया। बाकी हिबानामा और हिंदूवादी बंटवारा जो इसमें एक बिंदु था उसको छुपा के रखा ताकि एक दुकान ये यहाँ पर वे चला सके। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।